जैसे वक्त बदला वैसे ही देश के लोगों का जीने का तरीका बदला। वैसे ही अब खबरों को आप तक पहुंचाने का भी तरीका बदलेगा। बस एक टच और सारी खबर आपके हाथों पर। दिन हो या रात, अखबार पहुंचाएगा हर खबर आपके पास। साइकिल की घंटी से आपके मोबाइल की घंटी पर खबरों का है यही बाजार। मतलब अब डिजिटल हुआ अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप सबका स्वागत करता हूं आज की अखबार की बैठक में। आज की अखबार की बैठक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की हमारी गेस्ट हैं मिस खुशबू अख्तर, जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पल पल न्यूज हैं। वेलकम मैम, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। आई वुड लाइक टू कॉल सरीम सर ओवर दिस स्टेज, प्लीज सर। Now I would like to call our chief guest, Dr. Faraz, over the stage. Please, sir. मैं आपको डॉक्टर फराज का इंट्रोडक्शन दे दूं। वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अल इमरान न्यूज़ के। प्लीज़ सर, सरीम सर प्लीज़ फैसिलिटेट करिए सर को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैं चाहूँगा सर आप लैंप लाइटिंग के साथ शो की शुरुआत करें। Thank you so much, sir, for joining us today. अपने शो को शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि हम खुशबू मैम की एक छोटी सी सफर देखें कि कैसा था उनका सफर। आइए देखते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी महिला है जिन्होंने ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना कर आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ना जाने कितने लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपने काम से प्रेरित किया है। खुशबू अख्तर। खुशबू अख्तर ने अपनी पहली शुरुआत बीए हिंदी से की और पत्रकारिता और हिंदी में मास्टर्स के साथ अपने सफर की शुरुआत की। खुशबू अख्तर ने सहारा टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की और कुछ ही वक्त में अपनी मेहनत से डीडी न्यूज में बतौर न्यूज प्रोड्यूसर की कमान भी संभाली और आज वक्त यह है कि वह स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ साथ खुद की मीडिया फर्म चला रही हैं, जो है पल पल न्यूज। पल पल न्यूज की शुरुआत 2015 में वेबसाइट के रूप में हुई है और वेबसाइट की सफलता देख खुशबू ने 2017 में स्वतंत्र यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जिसे आज 21 लाख से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पल पल न्यूज आज मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह काम कर रही है, जिसपे वह उन सभी की आवाज को बुलंद करते हैं जिन्हें दबाया जा रहा है। पल पल न्यूज की एक कोशिश है कि उन लोगों की आवाज बुलंद करने की जो हर जगह दबाए गए हैं। आज के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया सिलेक्टिव तौर पर पत्रकारिता कर रही है, जिसमें वह दलित, मुस्लिम, आदिवासी, किसान, महिलाएं, मजदूर और हर दबे कुचले लोगों की परेशानियों को मीडिया भूल चुका है। पल पल न्यूज हर गली कुचे में रह रहे लोगों की आवाज है। पल पल न्यूज हर उस मुद्दे को उठाता है जिसे इनकॉर्पोरेट घरानों के बड़े बड़े न्यूज चैनल अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाना जरूरी नहीं समझते। पल पल न्यूज खुशबू अख्तर और नदीम अकरम का वैकल्पिक मीडिया में पहली पहल है, जिसे बिना किसी सहायता के स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में अकेले ही शुरू किया गया है। और साथ ही साथ पल पल न्यूज की कोशिश है कि पूरे भारत से युवाओं को जोड़ा जाए, ताकि पल पल न्यूज युवाओं की खुद की आवाज बनकर हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके। दिन रात की कड़ी मेहनत के चलते इन्होंने मीडिया क्षेत्र में हर जगह उन्नति की।
खुशबू अख्तर को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और ब्रेवेस्ट जर्नलिस्ट बाय टर्की एम्बियन से भी नवाजा जा चुका है। इसी भरोसे के साथ 2017 में शुरू हुआ यह सफर आज भी जारी है और हम आशा करते हैं आगे भी जारी रहेगा। देश की बेटी खुशबू अख्तर को अखबार का सलाम। आशा करते हैं आप अपनी पत्रकारिता से दुनिया तक सच पहुंचाएं और निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य निभाएं। बड़ा जर्नी मैम। तो अखबार की बैठक का अहम उद्देश्य ऐसी अनसुनी और अनकही कहानियों को सामने लाना है जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, और ऐसी ही कहानी आज हम सबके बीच बैठी है। आगे के इंटरव्यू सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगा मेरी सहयोगी कोमल स्टेज पर आए और इंटरव्यू सेशन को कैरी फॉरवर्ड करें, प्लीज। थैंक यू सो मच विशाल। खुशबू मैम से बातचीत करने से पहले आई रिक्वेस्ट डॉक्टर फराज टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड फैसिलिटेट। प्लीज खुशबू मैम कम ऑन द स्टेज। Let's begin the interview session. Please give a round of applause for her. मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपको कैसे लगा कि पत्रकारिता ही आपकी करियर चॉइस होनी चाहिए? तो बचपन से डिसाइडेड था कि मुझे जो करना है वो पत्रकारिता करनी है, लेकिन पत्रकारिता का सफ़र डीडी न्यूज़ के बाद इस तरह से बदलेगा और आज जिस रूप में है यहाँ आएगा, ये नहीं सोचा था। शुरू से ही अखबार पढ़ने का शौक़ रहा है। वो बचपन में मार पड़ती है, वो उससे आदत बन गई। हिंदी में अच्छी थी तो हिंदी में जब पत्रकारिता करने गए तो उस वक्त हिंदी में कोर्स नहीं होता था, तो बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया था क्योंकि उसके लास्ट सेमेस्टर के बस एक प्रोग्राम में ही पत्रकारिता थी। तो जब इंग्लिश में ट्राई किया तो उसमें 5 नंबर कम थे तो इस वजह से इंग्लिश जर्नलिज्म में हो नहीं पाया था। तो उसके बाद पत्रकारिता का सफ़र जब बीए ऑनर्स के उस बस टाइम पास वाले जो कोर्स की वजह से चीज़ें सीरियस होती चली गई, मैं चीज़ों को देखती समझती चली गई। फिर एमए हिंदी किया क्योंकि उसके भी एक कोर्स में पत्रकारिता थी। उसके बाद बीजेएमसी, एमजेएमसी सारी चीज़ें की। मैं हिंदी नेट क्वालिफाइड हूँ। इसी तरीके से डे बाय डे चीज़ें जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो चीज़ें शेप आउट होती चली गई। और कभी अपना संस्थान चलाना है या कभी इस तरह का कुछ करना है वो नहीं था। बस सिंपल सी चीज़ ये थी कि मुझे लिखना है और जो मेरे आसपास हो रहा है उसे दिखाना है। जब डीडी न्यूज़ में एज अ प्रोड्यूसर मैं जुड़ी थी तो वहाँ पर बहुत ग्लैमराइज चीज़ें हैं। सब कुछ इस तरीके से दिखाया और बताया जाता है कि हमारे आसपास जितना चल रहा है वो बिल्कुल सही है। हमारे पास रोज़गार पूरा है, हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी हैं, लेकिन जैसे ही आप उस कमरे से बाहर निकलते हो, अपने आसपास देखते हो तो युवा परेशान है, रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं रोज़गार को लेकर, उनकी दीनी समस्याओं को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर वो समस्याएं हैं। क्योंकि जब आप गली से निकलते हो तो गटर का जो पानी बाहर है वो भी समस्याएं हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म वो चीज़ें नहीं दिखाता। वो सरकार के सारी स्कीम को दिखाता है। क्योंकि मैं बातें करियर की एक सेगमेंट था, उसकी प्रोड्यूसर थी वहाँ पर, तो उस प्रोग्राम का जो पूरा का पूरा स्केड्यूल था वो ये था कि सरकार ने जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं युवाओं के रोज़गार के लिए, हमें बस वही दिखाना होता था, जिसमें हम हर दिन ये बताते थे कि आज से 4 साल पहले इतने लोग रोज़गार थे और इस योजना को अपनाने की वजह से इतने लोग सक्षम हो गए और उनको रोज़गार मिल गया। और उसी से रिलेटेड सारे मंत्रियों को इंटरव्यूज़ और जितने भी सीईओ और मास्टर्स जितने भी लोग होते थे उनका इंटरव्यूज़ मुझे करना होता था, और शायद 1 या 2 जिसको जॉब मिली है बस उन लोगों से मुलाकात हो पाती थी। बहुत अच्छा था। और जब 21-22 साल की लड़की को इस तरह का जॉब मिलता है तो वो ड्रीम होता है। आई वॉज सो हैप्पी। बट जब भी बाहर आई, लोगों से मिला, और एक भोकाल होता है जब आपको पता होता है कि आप पत्रकारिता से हो, वो भी डीडी न्यूज़ से,
तो आसपास वाले हमेशा अपनी समस्या लेके आपके पास आ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं दिखा पाएंगे। हम नहीं दिखा पाए कभी भी, किसी की झोपड़ी तोड़ दी हम नहीं दिखा पाए, किसी के बेटे को मार दिया हम नहीं दिखा पाए। ऐसी करते करते करीब 30-40 समस्याएं मेरे आसपास से ही आई थी, बहुत दूर से नहीं आई कि मैं ये बोलूँ कि केरल से आया मामला, नहीं। हम रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी का 5 किलोमीटर में ही मैंने 1 से 1.5 साल में 50 से 60 समस्याएं मेरे सामने आई, जिसको कोई जगह नहीं मिली। किसी का घर तोड़ दिया क्योंकि वो भिखारी था, लेकिन उस भिखारी की आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी। और जब इस सफ़र की बात करते हैं तो वही हमेशा चोट करता रहा। कभी अपने सीनियर से पूछते थे कि सर बात इतनी सी है कि सर इन लोगों की भी तो आवाज़ उठनी चाहिए, हम एक स्लाइड में भी चला देंगे तो भी उनको जगह मिल जाएगी। कभी कोई ध्यान नहीं देता वहाँ पर, क्योंकि शायद गरीबों के लिए जितने भी लोग हैं, गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए टेलीविज़न्स नहीं होते हैं, खासकर बड़े बड़े सरकारी दफ्तर उनके लिए होते ही नहीं हैं। वही है, उस तरीके की कभी चीज़ें हम लोगों को दिखाने के लिए और उनकी आवाज़ उठाने का नहीं मौका मिला। फिर अचानक से एक दिन ऐसे ही एक स्टोरी हम लोगों के दिमाग में प्लान हो रही थी कि हम इन चीज़ों को दिखाएंगे। बाकायदा मैंने शूट किया, लोगों से बात किया और अपने सारे सीनियर्स को दिखाया भी था कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। उन्होंने कहा दिमाग चलाओगी तो जॉब चली जाएगी। तो दिमाग चलाओगी तो जॉब चली जाएगी, तो उसके बाद तो फिर चुपचाप बस काम करना था। तो किया 1.5 साल 2 साल तक। और अचानक से एक दिन ऐसे ही पापा के साथ बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि पापा हम खुद अपना कुछ कर सकते हैं। तो पापा ने कहा कि बेटा ना तो इतने मेरे पास पैसे हैं और ना हम इतना कर पाएंगे, क्योंकि अपना मीडिया चलाना मतलब 100 करोड़ तुम्हारी जेब में होना। उस टाइम का ये भूकाल था। 100 करोड़ छोड़ो, 100 रुपये नहीं होते यार। तो उस टाइम पे YouTube का नया चलन था। मैंने कहा पापा शुरू करते हैं वेबसाइट के तौर पे। पापा ने कहा ठीक है, इतना तो तुम खुद ही कर लोगी, मुझे कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से चीज़ें शुरू हुई और बहुत सारा स्ट्रगल रहा और बहुत कुछ हम सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए इस चैनल के लिए और आज यहाँ आए। तो मैम आपने जैसे कि अपने करियर की शुरुआत जब जर्नलिज्म फील्ड में आए तो सहारा से करी थी एज अ इंटर्न, तो सहारा से DD तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इंटर्न को ना बहुत भाव नहीं मिलता, बहुत सीखने को नहीं मिलता, तो वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैंने भी उतना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन हाँ मैंने वहाँ पर स्क्रिप्टिंग करना सीखा, पैकेजिंग बनाना सीखा, क्योंकि उसके अलावा तुमको बस चाय लाने के लिए रखा जाता है। हमने भी बहुत चाय ढोई है। तो DD सहारा बहुत आसान था। सहारा के से निकलते ही जॉब मिलना बहुत नामुमकिन था। मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारे लोगों से बात किया कि आप उनको दिखाया कि मेरे पास स्किल्स हैं, आप जिस भी तरीके से मुझसे काम लेना चाहते हो मेरे को वो चीज़ें आती हैं, पर बिना सिफारिशों के जॉब भी कहाँ मिलती है। DD न्यूज़ में मुझे जॉब मिलने का जो सफ़र ये था कि वो टेंडर्स निकलते हैं, उस टेंडर में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको जॉब मिलती है। तो मैंने वो पास कर लिया था, वरना वो भी जॉब नहीं मिलती। मैम जैसे आपने बताया आपने DD की न्यूज़ छोड़ी, मतलब DD न्यूज़ में जॉब छोड़ना इट्स अ बिग क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट। फिर आपने सोचा 2015 में कि खुद की वेबसाइट चलानी है, तो कितना चैलेंजिंग रहा अपनी वेबसाइट चलाना? फाइनेंशियली वी वर ज़ीरो। वेबसाइट की वजह से तो हम हमेशा ज़ीरो ही रहे। और कंटेंट क्रिएट करना, कॉपी पेस्ट करना जैसा बताया जाता है पर वैसा होता नहीं है। मोस्टली जब आप नए होते हो, आपको कुछ नहीं आता, ज़ीरो नॉलेज होता है, तब आपको ये पता होता है कि यार उसके वहाँ से उठाया वहाँ लगा दिया, बस वो 1 महीने तक चल पाता है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिखेंगे, करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही आपको चीज़ें प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगेंगी। और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्निक्स को भी यूज़ करना होता है। वेबसाइट खाली ऐसे ही नहीं है कि खाली खबर चला दो और चल जाए। जब तक आप उसको यूनिक कंटेंट नहीं देंगे अपने व्यूअर्स को, वो तब तक आएगा नहीं। तो धीरे धीरे कंटेंट लिखना तो हम लोगों ने सीख लिया था, जो ऑडियंस को पसंद था। लेकिन उसके बावजूद अगर फाइनेंशियली बोले तो फाइनेंशियली 2 साल वेबसाइट चलाने के बाद भी हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। 2 साल मतलब आज भी एज सच अगर वेबसाइट के तौर पे बोले तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उस वेबसाइट के बेस को समझने के बाद जब हमारी वेबसाइट को डाउन करा दिया गया था,
तब फिर हमने 2017 में यूट्यूब चैनल को पल पल न्यूज़ के तौर पर शुरू किया और वीडियो स्टोरीज़ ने हमें बताया कि हमें एग्जैक्टली यही करना चाहिए, क्योंकि जब आज मैं बहुत इतरा के कहती हूँ कि मैंने 15,000 वीडियो अब तक अपने चैनल के लिए बनाए हैं, तो वो 15,000 वो आवाज़ें हैं जिनको कोई आवाज़ नहीं देता है। फिर चाहे आपके दलित मुद्दे हो, आदिवासी मुद्दे हो, मुसलमान आज के टाइम पे एक ऐसा बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि आप ज़बान से नाम भी लेते हैं तो भी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हमने 2017 से लेकर अब तक तमाम मुद्दों को उठाया है। शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिनके घर पर हम नहीं गए हों। मेरी टीम हमेशा से छोटी ही रही है, लेकिन उस टीम के साथ हमने हर उस जगह पहुंचकर उनसे बात की है और हर वो विक्टिम मुझे अपनी बेटी मानकर अपनी सारी समस्या को बताता है। और यही रीज़न रहा है कि आज अगर पल पल न्यूज़ कहता है कि वो हर दबे कुचले की आवाज़ है, तो वो दबा कुचला स्तर खुद मुझे अपनी बेटी मानता है। वो दबा कुचला जो परिवार है वो नदीम का हाथ पकड़ के अपने घर में लेके जाता है कि आप एक बार हमारी बात दिखा दो, फिर सब लोग हमारी बात सुनेंगे। वो सफ़र टफ है, लेकिन हम लोगों ने इसे कोशिश करके जारी रखा है। मैम 2015 में वेबसाइट, 2017 में यूट्यूब, तो बहुत कुछ सोचा होगा यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी आपने कि कैसा रहेगा, क्योंकि तब तो नया नया था क्रेज़ यूट्यूब का, तो कितना डिफ़िकल्ट था ये सब? अगर 2017 की बात करें तो मैं आप जैसी बिल्कुल नई बच्ची, एकदम इंटर्न टाइप ही थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। बहुत लोग सोच समझ के तैयारी करके आते हैं, हम तैयारी करके नहीं आए थे, हम बस आ गए थे और हमने वक्त के थपेड़ों के साथ चीज़ों को समझा है। और सच में आज तक भी अगर हम लोग बोले ना, आज शायद थोड़े बहुत समझदार हो गए हों हम चीज़ों को देखकर समझकर, लेकिन हम लोग बस आ गए थे और आने के बाद जब चीज़ों को समझा, मैनिपुलेशंस के साथ डील की, जब चीज़ों को डाउन करा दिया गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंद करवा दी गई चीज़ क्यों बंद कराई गई है, तो उन चीज़ों के साथ डील नहीं करना आता। वो आपको जब कोई सिचुएशन आपके सर पे आती है, उस सिचुएशन को आप डील करने के लिए उन चीज़ों को आप समझते हैं, जूझते हैं, अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, और जिन लोगों से आप बात करते हो वो ज़रूरी नहीं है सही सलाह दे रहे हो। आपके आसपास हमेशा सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो सलाह मिल रही है उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ों को देखकर आगे बढ़ाना होता है। उसी चीज़ों को हमने देखा है, समझा है और चीज़ों को आगे बढ़ाया है। मैम, जैसे आपने बताया कि आपकी वेबसाइट डाउन करा दी गई, हाँ। उस वक्त क्या मामला था वो, और फिर उसके बाद जॉब चली गई डीडी न्यूज़ से? जॉब एक्चुअली मैंने पल पल न्यूज़ शुरू करने के 6 से 8 महीने के बाद छोड़ी थी, क्योंकि सडनली छोड़ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट नदीम भाई ने दूसरी तरफ से सारी चीज़ों को संभाला हुआ था, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था। आज भी मेरे लिए आसान इसलिए है कि दूसरी तरफ वो खड़े हैं और वो लगभग चीज़ों को संभाल लेते हैं। सारी प्रॉब्लम, जितनी भी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें वो मेरे पल्ले छोड़ दी जाती हैं, लेकिन रेस्ट जो कंटेंट है, चीज़ें कैसे जाएंगी, किन चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, वो नदीम भाई संभाल लेते हैं। तो वो वाला अगर आप पार्ट पूछ रहे तो कभी आप उनसे बात करिएगा, वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि हमारे बीच में करीब 1 से 2 घंटे तक सिर्फ इसी बात को लेके झगड़े होते हैं कि ये स्टोरी इसी एंगल से जाएगी, दूसरा एंगल हम इसमें आने नहीं देंगे। तो कंटेंट को लेकर वो सारा चीज़ जो है वो नदीम भाई देखते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अब ये बोलूँ कि कोई किसी को वेबसाइट डाउन करानी है, हाँ करा दो, हम देख लेंगे। तो ये हुआ है। मैम, हाल ही में सुनने में आता, इमरान प्रतापगढ़ी का भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें आपका और आपके चैनल का दोनों का नाम सुर्खियों में रहा था, तो आप उस पर रोशनी डालना चाहेंगी? एक्चुअली लोगों का नाम लेके उसे पब्लिसिटी क्यों देनी है? चाहे कोई भी हो, हमें क्यों बात करनी है? हम जिन लोगों की बात करने के लिए ज़मीन पे उतरे थे उन्हीं लोगों की बात करेंगे। बाकी लोगों को बात करके उनको तवज्जो देना जैसा है, तो वो मेरे से नहीं होता है। एज अ वुमेन इतनी बड़ी मीडिया फर्म खुद खड़ा करना कितना मुश्किल है आपके लिए? लड़की होना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। इस बात पे तालियां बनती हैं। लड़की होना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, और वो लड़की जिसको सफ़ेद दाग है, जिसे हर कोई बस हाथ पकड़ के यही बताता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, उस लड़की ने आज
आज जब मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैंने 5000 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स और शायद ही कोई ऐसा विक्टिम बचा होगा जिसका इंटरव्यू ना किया हो। और इन चीज़ों से डील करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई आपका चेहरा देख रहा होता है, आपको बस वो जज करके आपका मोरल डाउन करने के लिए बैठा है। कोई भी आएगा, इलाज नहीं कराया तुमने, मतलब आप पहले ही आपका कॉन्फिडेंस गायब हो गया। हाँ नहीं कराया, नहीं मिला, आगे बताओ। जब आप सिचुएशंस के साथ डील करते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आया है। मैं शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तब हमने बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करना शुरू किया था। पॉलिटिशियंस का दिमाग थोड़ा छोटा होता है, आई एम सॉरी टू से। तो जब सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू शुरू किया तब भी मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, मैंने शायद कुछ गलत किया होगा इसलिए मेरे साथ हुआ है, ये वाला मेरे दिमाग में हमेशा सिचुएशन रही। लेकिन जब मैंने अमिताभ बच्चन सर का इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि सिर्फ मेरा कंटेंट मैटर करता है, मेरे चेहरे के दाग नहीं। और वो दिन है और आज का दिन है जब भी कोई आके मुझसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे दाग है, तुम्हें इलाज करा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, आप इलाज खोज दीजिए, हम करा लेंगे, बात ख़त्म। ये चीज़ हो गई है और अब लोगों को पता नहीं चलता कि वो हमें परेशान कैसे कर सकते हैं। तो मैं हमेशा विद्या बालन और अमिताभ बच्चन सर का थैंक यू बोलूँगी कि वो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर की मरी हुई लड़की थी उसे ज़िंदा करने के लिए, उसे शायद एक सहारा देने की ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों को ना दो तरह के लोग होते हैं। एक हमारे माँ बाप होते हैं जो ऑलरेडी उस गिल्ट से ज़्यादा मर रहे होते हैं क्योंकि उनकी औलाद को हो गया है, और उसके बाद हमारी सोसाइटी होती है जो बस हमारे माँ बाप को ये कहकर बताना चाहती है कि अरे इसकी शादी नहीं होगी, तुम लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होगे। तो जब आप इस सिचुएशन से ख़ुद को निकाल लेते हो तब आप काम पे फोकस कर पाते हो। मैं आज तक इन चीज़ों से डील कर रही हूँ। मेरे को कोई भी मतलब कहीं भी जाओ कोई ना कोई इस बात को लेके टोक ही देता है, बट दैट्स ओके, दिस इज़ हाउ पीपल आर। अगर लोगों की बातों पे ध्यान देंगे तो काम कब करेंगे। आज हम 12-12 घंटे काम करते हैं, टीम छोटी है। मतलब एक चीज़ होती है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आपके पास बहुत बड़ी टीम हो, नहीं रही। लोग आते जाते रहे, जो कांस्टेंट रहा मैं और नदीम भाई ही रहे। और उसी की वजह से है जब आज मैं कहती हूँ कि हम 21 लाख हैं और 50 करोड़ से ज़्यादा बार पल पल न्यूज़ को देखा जा चुका है। तो यही मेरी ताकत है और यही मुझे हर दिन हिम्मत देता है। इसकी वजह से मैंने दिमाग नहीं ख़राब किया है। मुझे लगता है कि दिमाग ख़राब करने से इंसान 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब चीज़ें और बड़ी होंगी तो तुमको और ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा, जब आप ग्राउंडेड होंगे लेकिन समझदारी के साथ, तब आप चीज़ों को, सिचुएशन को, एम्पायर को चला पाएंगे। और हम लड़कियों को ना ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, हमें वक्त के साथ सीखना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि लड़कियों को मौके नहीं मिलते और जब उनको मिलते हैं तो वो कमाल करती हैं। मेरे को नहीं पता कि मैंने कितना कमाल किया नहीं किया, लेकिन अब जब मुझे मेरे काम की वजह से कहीं बुलाया जाता है तो 100 मर्दों के बीच में अगर कोई एक लड़की होती है तो वो मैं ही होती हूँ। वो लड़के अनकंफर्टेबल होते हैं एक लड़की की वजह से, मैं नहीं होती हूँ। तो ये मैंने अब तक कमाया है और मुझे लगता है कि चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं रहेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को कुछ ख़त्म करना है तो वो अल्लाह ख़त्म करेगा। हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं कि किसी ने कह दिया कि आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा। जब आप पूछते हैं कि जब चैनल बंद हो गया तो कितना मुश्किल था, हाँ बहुत मुश्किल था। मैंने हमारी फैमिली में मम्मी पापा को रिटायर करा दिया था और जब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता तो बहुत सारी मुश्किल होती है। भाई भी दूसरी जगह काम कर रहे थे, मैंने उनका भी बोला नहीं आप मेरा साथ दीजिए, जो होगा जैसा होगा देख लेंगे। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, हम भूखे रहे जैसा भी रहा लेकिन साथ रहे। आज वही मेरी ताकत है कि जब मैं कहीं पर भी खड़े होकर इतरा कर बोल रही होती हूँ तो वही मेरी ताकत है कि मैनिपुलेशंस को मैं डील नहीं करती। आप मेरी एनर्जी ख़राब करने की कोशिश करेंगे, मैं डील ही नहीं करूँगी। आप आइए मेरे से काम की बात करिए, हम काम में आपको बेहतर देंगे, ये आपको पता है, लेकिन फालतू की मैनिपुलेशंस नहीं होंगी। और आप सिर्फ ये बोल के मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करेंगी कि आप लड़की हैं, आपको समझना चाहिए, तो 2022 है भाई, अब आप समझ लीजिए। बिल्कुल। मैम जैसे कि कहते हैं हर एक व्यक्ति की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है,
तो आपकी कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ मानती हैं? मेरी फैमिली का, क्योंकि उनके अलावा मेरे साथ कभी कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं चाहे मेरे भाई की बात करूं, मेरे पापा की बात करूं, मेरी अम्मा की बात करूं, आज अम्मा हमारे बीच में नहीं है, पर आज हमेशा ये कहते हैं ना कि और आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ नहीं है यार, नहीं है मेरे साथ ऐसा। मेरे साथ ये है कि आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, आज मैं यहाँ बैठकर बोल पा रही हूँ, तो मेरे पीछे कांस्टेंट मेरी फैमिली का सपोर्ट है, जहाँ उन्हें ये पता है कि 10 बजे के बाद भी अगर ये घर आ रही है तो हमें पता है कि हमारी लड़की सही है। आज भी अगर मोस्टली ये होता है कि भाई के लिए पापा को थोड़ा हेडेक हो जाता है कि वो जल्दी आ जाए, लेट तक बाहर नहीं रहते, मेरे लिए नहीं होता। वैसे जनरली लड़कियों के साथ होता है। जनरली मैं ना मोस्टली इसमें एक चीज़ और मुझे ऐड ऑन करना है कि हमेशा लड़कियों को ही इस तरह से होना चाहिए, और हर कोई ज़रा सा फेम पाके कहता है मुझे दुनिया बदलनी है। मैंने कभी दुनिया बदलने की कोशिश ही नहीं की। मैंने बस अपने आसपास के लोगों को बदला है। मैंने जिस पर काम किया है वो जो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग है, हमेशा कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं, बस मैंने उसी पर काम किया। और ये नहीं बोला कि आपको इसी तरीके से डील करना है, नहीं, मुझे जैसा बिहेव करना था मैंने वैसा ही किया। बस आसपास के लोग समझते चले गए कि ये चीज़ें सही है, और वही हेल्दी इन्वायरमेंट मैंने मेरे काम में भी रखा है। आप काम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे झमेले हो सकते हैं, लेकिन हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ ही काम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिक्स है वो काम में है, और उस काम की वजह से सबसे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। मैम, जैसे कि अभी बात करें हम, पल पल न्यूज़ में नदीम सर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? काफ़ी जिक्र किया आपने पूरे सेशन में उनका। पल पल न्यूज़ अगर आज यहाँ है तो नदीम के बिना नहीं हो पाता। ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत इतराती हूँ इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भाई मिला है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि जिस वक्त 2015 की बात होती है 150 लोग मुझे जानते होंगे, और उनको पता था कि मैंने शुरू में शुरू किया है, और तब से लेकर आज तक लोगों ने बस एक ही भविष्यवाणी की है कि ये चल नहीं पाएगा, और तुम्हारा भाई बस ऐसा ही है, मतलब बिलो एवरेज। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम ऐसे ही हैं। हमेशा जब अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर कर हम आगे बढ़ते हैं ना, तब ताकत मिलती है। हम हमेशा ये सोचेंगे नहीं यार हम ऐसे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, पक्का नहीं हो पाएगा भाई, ध्यान दो अपने आप के ऊपर। तो फिर नदीम भाई को मैंने बस एक ही बात कही थी, भाई अच्छा करोगे तुम करोगे, बुरा करोगे तुम करोगे, मैं नहीं करूँगी। वो दिन है और आज का दिन है। आप नदीम भाई के इंटरव्यूज़ उठा के देख लीजिए, आप उनकी एंकरिंग उठा के देख लीजिए। ये 27 साल के लड़के ने 18,000 वीडियो प्रोड्यूस किए हैं अब तक, और मेरे पास उतराने के लिए यही हो जगह भी है। जैसे अभी आपने बात करी कि आजकल हमारी जो मीडिया लाइन है उसमें ना फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा वो लोग मानते हैं, और ऐसे में आपने जैसे बताया कि सफ़ेद दाग होना, तो वो कितना मुश्किल था वो चीज़? बहुत मुश्किल है आज भी। आपको पता है मोस्टली जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मेरे वीडियोस नहीं दिखाई देंगे। जब आप जाकर कभी भी रिसर्च करके देखेंगे ना, तो आपको मोस्टली नदीम भाई के वीडियोस दिखाई देंगे, और जो थोड़ा बहुत एक दो लोग आते जाते रहते हैं उनके वीडियोस दिखाई देंगे। मैं खुद मेंटली तौर पर तैयार नहीं थी कि बिना मेकअप के इंटरव्यू कैसे करना है, मैं नहीं थी। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, जितनी भी चीज़ें की, आई वॉज ऑन सो मच। एक फ्रेम होना चाहिए लड़की का, वैसे ही काम कह रही कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं। हम लोगों को पूंजीवादी जो सोच है ना, उसने इतना ज़्यादा जकड़ कर रखा है कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं। तो मेरे यहाँ आने वालों के लिए बस एक ही शर्त होती है, आप अपने काम में अच्छे, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको परफेक्ट लगना ही लगना है, नो मैटर व्हाट है, सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद मेकअप करती हूँ, मैं खुद फिल्टर्स लगाती हूँ, मेरी तस्वीरें आधी से ज़्यादा फिल्टर्स की होती है, दैट डजंट मैटर। वो चॉइस होना और थोपा जाना दो अलग चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ कुछ थोपा नहीं जाएगा कि आपको ऐसा ही दिखना है, आप ऐसे ही होंगे तभी आप ऑन स्क्रीन पे जा सकते, नहीं। आपका काम अच्छा है। आज हमारे यहाँ भी एक इंटर्न काम कर रहा है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है अपने कलर को लेके, अपनी स्लिम बॉडी को लेके। आई जस्ट सेड कि तुम अच्छे हो ना, तुम जाकर स्टोरी करके लाओ, और उसकी स्टोरी 50,000 लोगों ने देखी है सिर्फ उसके कंटेंट की वजह से।
तो हमारे लिए कंटेंट मैटर करता है, रंग रूप अच्छा बुरा नहीं मैटर करता। इसलिए मैम, क्योंकि अभी जैसे आपने मेंटल हेल्थ की भी बात करी, आजकल वो देखने को नहीं मिलती है इन्वायरमेंट में जो आजकल बना दिए गए हैं ऑफिस इन्वायरमेंट, उसमें मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि पूंजीवादी जो विचारधारा है वो बस नोचने के लिए बनी है। हर किसी को टीआरपी चाहिए, वो कहीं से भी आए, वो नो मैटर व्हाट की। अभी कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ पर ये कहा था कि 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हो, छुट्टी एक भी नहीं मिलेगी, ये भी ऐसा नहीं होगा, वो भी ऐसा नहीं होगा। उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी, क्योंकि हर कोई बस नोच लेना चाहता है। वो आपको 2000 भी देगा तो वो आपसे 2 लाख का काम लेने की कोशिश करेगा। कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने हर किसी के पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखा है, हमने अपने काम का भी ख्याल रखा है, हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा सही है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उतना क्रूर होना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप टॉक्सिक हो जाएंगे, आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका स्टाफ आपके साथ अच्छे से डील नहीं कर पाएगा, तो आप उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि मुझे लगता है कि बॉस होने से अच्छा है कि आप दोस्त होंगे, तो आप चीज़ों को क्रिएटिवली आगे बढ़ाना होगा। और अब जो मुझे टीम मिली है उनके साथ हम 12-12 घंटे काम करते हैं, ना उनका घर जाने का मन करता है ना हमारा घर जाने का मन करता है। इसलिए नहीं कि हम दोस्त हैं, इसलिए कि हम हर दिन नई क्रिएटिव आइडियाज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब ऑल्टरनेटिव मीडिया ने अपनी जगह बना ली है, इक्वली जब हम उन्हें टक्कर देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरफ भी सोचना चाहिए कि जब हेल्दी एनवायरनमेंट में काम होगा तो चीज़ें डबल आपको निकल के दिखाई देंगी। तो वही है, क्योंकि अभी जैसे हमारा इंडिया है वेस्टर्न कल्चर की तरफ काफ़ी जाता है, बट जैसे वेस्टर्न कल्चर है कि वो वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, बट ये कि इंडिया में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा ही है, बट उनको काम चाहिए नो मैटर व्हाट, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, मेंटल हेल्थ उनके लिए है ही नहीं। तो जो कि आपने बोला कि आप यहाँ पर 12 घंटे लोग काम करते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा इन्वायरमेंट मिलता है शायद कि उनको रिलैक्स फील है, वो फैमिली वाला फील आता है कि उनको जाने का मन नहीं करता। फैमिली वाला फील नहीं आता। वी आर वेरी मच प्रोफेशनल वाइल वी आर डूइंग आवर वर्क। दैट्स गुड। दैट इज़ द ओनली पॉइंट, क्योंकि फैमिली के साथ काम नहीं होता एक्सेप्ट मेरा भाई। लेकिन ये है कि काम के वक्त कोई किसी का भाई बहन नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, काम का मतलब सिर्फ काम है। और उसी मैं हमेशा बॉस के जैसे बिहेव तब करती हूँ जब मुझे लगता है कि अब अगर इन लोगों को डील दे दी ये काम नहीं करेंगे, और तब सब कुछ ठीक हो जाता। तो यही तरीका है चीज़ों के साथ डील करने का कि टॉक्सिक होने का ज़रूरत नहीं है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा सवाल ये है कि आज के समय में मीडिया की निष्पक्षता को लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं कि मीडिया अब निष्पक्ष नहीं रही है, वो किसी ना किसी का पक्ष ले रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कभी भी निष्पक्ष नहीं होंगे। निष्पक्षता का जो बीड़ा उठाया है वो ऑल्टरनेटिव मीडिया ने ज़्यादा अपने और सच्ची खबरों को दिखाकर उठाया है। निष्पक्षता अभी भी दूसरे छोर पर बची हुई है, जहाँ पर अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो एज इट इज़ आपके सामने रख दी जा रही है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कोई चीज़ दिखाएगा, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को आपके अकॉर्डिंगली दिखाएगा, तो वो प्रोपेगेंडा का शिकार है, वो आपके हिसाब से नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप इस तरफ देखते हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ देखते हैं, आप यूट्यूब चैनल्स की तरफ देखते हैं, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो कोर स्टोरी को उठा के लेके आते हैं, और वो कोर स्टोरी उनके चैनल्स पे नहीं चलती, 1000, 2000, 100, बस उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो ही स्टोरी सबसे ज़्यादा वायरल होती है। आपने अभी एक वीडियो देखा होगा कि एक बच्ची जिसका पैर नहीं था वो स्कूल पे कूदते हुए जाती थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उस बच्ची को हाथ साइकिल भी मिल गई और उस बच्ची को स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। कौन था? कोई बड़ा रिपोर्टर था? नहीं, हमारे आपके जैसे था, जिसने एक रैंडमली वीडियो दिखाया और दिखाया कि देखिए यहाँ की ये सिचुएशन है। और वही सिचुएशन के हिसाब से अब जब मैं बहुत इतरा कर कह पाती हूँ कि निष्पक्षता जर्नलिज्म में अभी भी बनी हुई है, जिसके दम पर आज जब सच बोलना जुर्म है, तो हम जैसे कुछ लोग हैं जो जुर्म करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा ही में एक और सवाल मेरा रहेगा कि आज के समय में लोग न्यूज़ ज़्यादा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी वो सोशल मीडिया की तरफ अग्रेसिव हो चुके हैं, वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या जो न्यूज़ का माध्यम है वो कम होता जा रहा है? लोगों के अंदर जो उनकी एक अट्रैक्शन है न्यूज़ को लेके, वो कम होती जा रही है कहीं ना कहीं? नहीं, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो खुद इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपने आप को हर दिन कहते हैं कि वो
नंबर 1 है। अगर इसकी जो लालसा है, अग्रसरता है, अगर वो कम होती तो क्या वो लोग इस तरफ आते? क्योंकि आज का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो हर हाथ में मोबाइल होने की वजह से हर कोई अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली खबर देख रहा है। जिसे नफ़रत सुनना पसंद है वो नफ़रत ही सुनेगा, जिसे सच की आदत है, जिसे सच जानने की कोशिश है, जिसमें थोड़ी भी ललक है कि उसको सही खबर मिले तो वो सही खबर वाले के पास ही जाएगा। अब उसका नाम अलग हो सकता है, उसकी पहचान अलग हो सकती है, वो कैसा दिखता है वो दूसरा मैटर है, लेकिन आज भी जिसे सच देखना है वो सच देखने वालों के पास ही जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम। Any other questions? हेलो मैम। मैम, इस टाइम पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज़, तो इस पे आपकी क्या राय है? हम लोग 180 से खिसक कर 150 के आसपास आ चुके हैं। जब 2017 से हम लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया था तब वो 132 था और आज जब हम बात करते हैं तो 150 है। जब स्वतंत्रता की बात की जाती है तो ज़ुबैर को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए था। जर्नलिस्ट ज़ुबैर अगर अंदर नहीं होते तब हम कह सकते थे कि ऐसी सिचुएशंस है। आज वही बात मैंने पहले भी बोला कि सच बोलना ज़रूरी है, कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो आपकी तरक्की भी हो जाएगी और आपको बड़े पद पे भी बिठा दिया जाएगा। तो बात बस इतनी सी है कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाए तो भारत में इस वक्त उसकी जो हालत है वो बहुत जर्जर है, लेकिन हैं कुछ लोग जो लगातार इसकी बात करते रहेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ के पत्रकार ने जब भास्कर में सरकार की खबर छापी तो उसको निकाल दिया गया और उसको पुलिस उठा के ले गई थी। इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो फ्रीडम स्पीच की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल दौर से ये वक्त गुजर रहा है, लेकिन पहले भी हमने इन चीज़ों के साथ डील किया है, हम आगे भी इन चीज़ों के साथ डील करते रहेंगे, क्योंकि आपको गिफ्ट में UAPA जैसी चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एक लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, कोई भी एक छोटी सी सीख जो सब पत्रकार को आप देना चाहें? निडरता से आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खबरों पर काम करो, उसको टेलीकास्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर बच्चे को जर्नलिस्ट बना दिया है। बच्चा जब सही खबर अपने आप रखेगा तो किसी और के पास जाने से पहले वो 4 लोग जो उसको देखते हैं वो उसको खुद देखने आएंगे। और आज के टाइम पे बस सही खबरों की तरफ फोकस किया जाए, क्योंकि कान को जो सुनने को अच्छा लगता है उसे न्यूज़ बना दिया गया है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ सही पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे, मुद्दों पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे, तो ही आप सही जर्नलिज्म के पर्पस को सर्व कर पाएंगे। क्योंकि हम सरकार के गुलाम नहीं हैं। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो वो आवाम के गुलाम हैं। हम अगर किसी के जवाबदेही हैं तो वो उस आवाम की जवाबदेही है। तो आज का स्टूडेंट अगर तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ पत्रकारिता और मुद्दों पर काम करेगा तो वो भी कल का रवीश कुमार बनने में उसे बहुत वक्त नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल फॉर ज्वाइनिंग अस। अब मैं डॉक्टर फराज से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पर आएं और मैम को अवार्ड दे। प्लीज सर। मैं आपको बता दूं जो ये अवार्ड दिया जा रहा है वो बेस्ट प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जा रहा है मैम को। प्लीज मैम, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। मैं सरीम सर से चाहूंगा वो स्टेज पर आएं और हमारे चीफ गेस्ट को भी अवार्ड दें। प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाउ मैं
बुलाना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ आदर्श कुमार को स्टेज पर। प्लीज सर। सलीम सर के लिए मेरे पास एक तोहफा है। मैं चाहूँगा डॉक्टर फराज को कि आप प्लीज़ स्टेज पे आएँ, और सर आप भी स्टेज पे आए। एक अवार्ड है, नदीम भाई भी स्टेज प्लीज़। सलीम सर, ये अवार्ड सलीम सर के लिए है, मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी अखबार की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मैं अब पल न्यूज़ के एंकर नदीम जी को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर कुछ शब्द बोलने के लिए। प्लीज सर। सबसे पहले हौसला अफजाई के लिए मैं शारिम भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने ये मौका दिया। और आज ये शायद मेरी पहली स्पीच है जो मैं यहाँ खड़ा होकर के दे रहा हूँ। अमूमन वीडियो में आपने देखा होगा, शुरुआत जब करता हूँ तो आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन से करता हूँ। बट यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत मुश्किल भरा दौर रहा है, और मैं हमेशा हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि पत्रकारिता जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। आप कभी भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं, बट ज़मीनी मुद्दे जो कोई दिखाना नहीं चाहता उन पर ज़्यादा फोकस हमारा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है कि बस नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो उसे ज़रूर आप लोग उठाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है सभी चीज़ों के लिए। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक भोकाल लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो मेनली लोगों का सिर्फ दो ही चीज़ रहता है कि एंकरिंग करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। सिर्फ एंकरिंग और रिपोर्टिंग ही मेन पत्रकारिता नहीं है, उसके पीछे में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्ट जब तक आपके माइंड में नहीं होगी तब तक आप ना एंकर कर पाएंगे ना आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि मुद्दों की पकड़ जो है, मुद्दों के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता आज के वक्त में। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस एक खबर हमने देख ली, उस खबर को हमने कर दिया तो बस उसी पर हमारी रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसी पर एंकरिंग हो जाएगी। जब तक आप 10-20 जगह से एक ही खबर को नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आप कर सकते हैं। तो मोस्टली यही है कि कैमरा हैंडलिंग भी आपको आनी चाहिए। तमाम चीज़ें जो हम भी इस फील्ड में जब भी आए हैं तो सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ एंकर नहीं हूँ, कभी मौका मिला है तो कैमरा हैंडलिंग भी कर दिया। अमूमन फील्ड पर लोग इस बात से तंग रहते हैं, खुशबू मैम जब भी होती हैं साथ में तो वो उन लोगों को ये रहता है कि कब भी पता नहीं लगता कि कब कौन कैमरे के आगे आ जाए, कब कौन कैमरे के पीछे हो जाए। एक इंसिडेंट हुआ था कि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, वहाँ हम लोग डिसाइड करके चले कि मैम जो हैं उनका इंटरव्यू करेंगी, और उनके इंटरव्यू के दौरान जैसे ही कैमरा लग गया, सेटअप लग गया, तब मैम बोली कि नहीं ये इंटरव्यू आप करोगे। तो वहाँ पर फिर सिचुएशन को, क्योंकि पढ़ा था उनके बारे में, देखा था किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, तो बस एक वो किया, वो इंटरव्यू इतना वायरल हो गया कि लोगों ने बहुत प्रशंसा की। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा अपने माइंड को, कि अगर कोई चीज़ आपको बोल दी, आपको उसके बारे में पता भी नहीं है, तो भी बैठे बैठे आपको सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब मैं एडिटर इन चीफ ऑफ अखबार को बुलाना चाहूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम को थैंक्स, पूरी अखबार की टीम, कोमल, विशाल, अमित, यशिका, ज्योति, सुनीता, सबको काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से है। 2 शो में विशाल नहीं रहा है
तो विशाल आज आया है सिर्फ इंटरव्यू करने के लिए। ठीक है, सलीम सर को थैंक्स कि हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, खुशबू मैम को थैंक्स, नदीम सर को थैंक्स, डॉक्टर फराज को थैंक्स कि आप हमारे लिए इतने कीमती समय निकाल कर आया, और आगे हम ऐसे ही शोज़ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आदर्श। आज का हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी और सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।